हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में। कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर हमारा एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर बल कितना लगेगा और बल आघूर्ण कितना लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बनाया जाता है? इस प्रकार से आप मतलब जो बल रेखाएं बनाएं उनके बीच की जो दूरी है वो एक समान रखें और एक ही डायरेक्शन में रखें सबको। ये लीजिए, ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। कहीं पे आपको डिफरेंस दिख सकता है, थोड़ा बहुत चलेगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई हमारे पास एक डायपोल है जिसके आवेश है -q और +q और बीच की जो दूरी है उनके 2a है, जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उन्हें मैं थीटा एंगल पे रख देता हूँ, जो विद्युत क्षेत्र है उसके साथ में थीटा एंगल पे रख देता हूँ इस प्रकार से। ये इनको मिलाने वाली रेखा, और ये मेरे पास एक डायपोल रखा है, यहाँ मैंने रख दिया -q और यहाँ +q। इस प्रकार से डायपोल को रखा है, और ये जो एंगल है विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा एंगल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई की डायरेक्शन तो है हमारे ऐसे, ये वाली, और यहाँ पे जो पी की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन होती है माइनस से +q की ओर, तो मतलब ऐसे, ये पी की डायरेक्शन। तो मतलब ये जो थीटा बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है? पी और ई के मध्य बन रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं बल की वैल्यू ज्ञात करते हैं। फोर्स और टॉर्क दोनों ज्ञात करना है आपको। तो पहले अपना फोर्स ज्ञात करते हैं कि इस डायपोल पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर फोर्स कितना लगेगा। तो हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों आवेशों पे बल लगेगा, दोनों आवेशों पे बल लगेगा। तो +q पे कितना बल लगेगा? +q पे हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, आपको याद हो तो, जब अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, E = F/Q। नोड आ गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है ये तो E हो गया, और यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है जिस पे आपको बल लगवाना है वो कौन है? Q है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे, Q नोड की जगह। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F = QE। मतलब इस पे लगने वाला बल का मान F = QE। मान लेता हूँ कि ये A बिंदु पे रखा हुआ है, ये B बिंदु पे रखा हुआ है, तो इसको मैं FA नाम दे देता हूँ, और सदिश रूप में लिखूंगा तो उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद में -q आवेश है, उस पर भी बल लगेगा। -q आवेश पर बल किस ओर लगता है? हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। प्लस पे तो उसी दिशा में लगता है जिस और विद्युत क्षेत्र होता है, और -q पे उसकी विपरीत दिशा में लगता है। तो -q पे ये लीजिए, तो कितना हो जाएगा? F = -QE। माइनस क्या व्यक्त कर रहा है यहाँ पे कि F और E की जो डायरेक्शन है, लगने वाले बल की डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो परिणामी बल कितना होगा इस पे? तो परिणामी बल का मान होगा F नेट = हो जाएगा FA सदिश + FB सदिश। ऐसे ही करते हैं हम, जब भी हमारे पास कोई दो सदिशों को सोल्व करना होता है तो उनका सदिश योगफल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थीटा = कितना है? एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो थीटा = कितना है? 180 है। 180 है, तो 180 पे कंडीशन क्या हो जाती है? एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो F नेट परिमाणी तो ज्ञात करना है आपको, तो कितना हो जाएगा? FA का परिमाण रखिए QE, और इसका रखिए, इसका रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? -QE, माइनस पहले से है तो QE, यह लीजिए ये कैंसिल, तो कितना आ गया? F नेट का परिमाण 0। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब ये वाला जो हमारे पास द्विध्रुव रखा हुआ है वो स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। जब भी कोई पिंड पे बल लगाते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई पिंड है, इस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पे ये किस प्रकार की गति करता है? स्थानांतरीय गति करता है। और जब कोई पिंड स्थानांतरीय गति नहीं करता है, इसका मतलब उस पे लगने वाले बल का मान कितना है? 0। और यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो ये स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। तो बल का मान तो हो गया 0। अब ज्ञात करते हैं बल आघूर्ण कितना होगा, उसके बारे में देखते हैं। बल आघूर्ण कितना होगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा रहा हूं फिर मैं ये। देखिए, टॉर्क की वैल्यू ज्ञात करते हैं, बल आघूर्ण की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास बल लग रहा है -q आवेश पे, ये इस ओर और ये इस ओर, इन दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं, क्रिया रेखाएं क्या होती हैं? क्रिया रेखाएं होती हैं जहां पर बल लगता है, वो वाली रेखा जिसके अनुदिश बल लगता है। तो यहाँ पे F भी बल लग रहा है इस रेखा के अनुदिश,
और यहाँ पे इस रेखा के अनुदिश। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी निकाय पर, पक्का याद रखिए, किसी भी निकाय पर आप 2 बल लगा रहे हैं या 3 बल लगा रहे हैं और उनकी क्रिया रेखाएं अलग हैं, तो हमेशा हमेशा याद रखिए वो निकाय वहाँ पे घूमेगा। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास मार्कर रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स यहाँ लगाता हूँ और एक मेरे मुंह से यहाँ से ऐसे लगाता हूँ, तो ये घूम रहा है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है? तो इस प्रकार से ये घूम रहा है ऐसे, मतलब अंगुलियों से लगा देता हूँ, लो, ठीक है? ओके, तो जब बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होने पर वहां पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। वह बल आघूर्ण क्या करता है? उस निकाय को घुमाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेगा ये, और घुमा के क्या करेगा? घुमा के करेगा ये इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगने वाला बल तो ऐसे, ये वाला ऐसे, तो ये जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र तो ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ बल लगाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे तो ये ऐसे ही तो होगा, मतलब इसके अनुदिश लाने की कोशिश करेगा। तो वो टाउ कितना होगा उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो टॉ की वैल्यू होगी टॉ इज इक्वल टू बल आघूर्ण को टॉ से व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूं। टॉ की वैल्यू होगी किसी भी एक आवेश पे लगने वाला बल का परिमाण, बल का परिमाण किसी भी एक आवेश पर, गुणा दोनों आवेशों के मध्य की, ये दोनों जो आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों पे जो लगने वाले बल हैं उन दोनों आवेशों के क्रिया रेखाएं के लंबवत दूरी, ये वाली, ठीक है? दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, ठीक है? दोनों जो बल हैं, ये दोनों जो बल हैं, उन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की मध्य की लंबवत दूरी चाहिए हमको। मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है P है, ठीक है? अब वैल्यू निकालता हूं, तो टॉ इज इक्वल टू बल का परिमाण कितना है, आप परिमाण ले लीजिए एक किसी भी एक आवेश का, तो क्यू, यही तो है क्यू इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी चाहिए हमको यहाँ पे, तो लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत कितनी है हमें नहीं पता है, तो मैं एक बार तो ऐसे लिख देता हूँ कि BP है। ओ गुरुजी BP करके छोड़ोगे, तो BP है। ये जो BP दूरी है उसकी वैल्यू ज्ञात करता हूँ। ये थीटा एंगल पे रखा हुआ था, तो ये वाला भी थीटा, तो आप साइन थीटा से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, लाल बट्टा कक्का से लंब अपॉन कर्ण, तो लंब तो ये भैया रे, तो BP भैया, और कर्ण ये रे, ओ ये दूरी है 2a, 2a तो होती है, तो 2a, तो BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BP इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये लीजिए, ये BP का मान आ गया हमारे पास। तो टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा, ये लीजिए। तो टाउ लिखिए, इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखिए, ये को इधर ले लेता हूँ, और चलो ठीक है इतना छोड़ देते हैं, नहीं लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Q इंटू 2a तो ये रे और Q ये रे, तो कितना हो जाएगा PE साइन थीटा। ये लीजिए टॉ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। मतलब इस डायपोल पे लगने वाला जो बल आघूर्ण का मान होगा वो कितना होगा, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है? P यहाँ पे क्या है, बल आघूर्ण है इसका, किसका, इसका बल आघूर्ण है, जो डायपोल है उसका बल आघूर्ण है, और E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास P और E के मध्य बनने वाला कोण। अब यदि आप इसको सदिश रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, टॉ बल आघूर्ण सदिश राशि साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या भाई, कौन सा गुणा हो रहा है, सदिश गुणा हो रहा है भैया, तो सदिश गुणा हो रहा है, तो P क्रॉस ये लिखा जाएगा। सदिश गुणा होता है जब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल होता है, तो वहां पे जो परिणामी सदिश प्राप्त होता है उसकी भी कोई दिशा होती है, तो उसकी दिशा कैसे निकालते हैं, दक्षिणावर्ती पेच नियम से। तो किस प्रकार से, तो जैसे देखिए ये तो हमारे पास P की डायरेक्शन है, वो ऊपर बनी हुई, देखिए यही तो होगी P की डायरेक्शन, माइनस Q से प्लस Q की ओर, और ये E की डायरेक्शन है, तो ये तो P की डायरेक्शन, ये E की डायरेक्शन, इन दोनों के मध्य बनने वाला ये कोण। लगाइए दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम ऐसे लगाते हैं, तो या आप दाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं इस प्रकार से, तो अंदर की ओर आ रही है, तो अंदर तो ऐसे बना नहीं सकता, ऐसे तो नीचे बना देता हूँ ऐसे, तो ये टॉ की डायरेक्शन होगी P क्रॉस E।
इसमें आपको क्या करना होता है, पी से एक ई की ओर चलना होता है। कई लोग ऐसे भी कर देते हैं, फिर ई क्रॉस पी बाहर कर देते हैं, नहीं पी क्रॉस ई, ठीक है ना, पी क्रॉस ई लिखा हुआ तो पी क्रॉस ई करना होता है, ठीक है। ओके, हमेशा याद रखिए जब भी हमारे पास सदिश गुणनफल होता है तो हमारे पास जब भी कोई दो सदिश दे रखे होते हैं और उनका सदिश गुणनफल करना होता है तो परिणामी सदिश जो प्राप्त होता है हमेशा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो सदिश हैं ऐसे, तो परिणामी सदिश हमेशा इनका यदि आप सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो परिणामी सदिश एस से परपेंडिकुलर प्राप्त होता है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहा है, इनके दोनों के तल के परपेंडिकुलर प्राप्त हो रहा है अंदर की ओर, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखिए, थीटा का मान यदि जीरो ही रखता, मतलब ये वाला जो डाइपोल है वो कुछ ऐसा रखा जाता है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र और डाइपोल ऐसे ही रखा जाता है, माइनस क्यू आवेश यहाँ और प्लस क्यू आवेश यहाँ, तो कितना आता, तो का मान कितना होता, तो टो पी ई साइन जीरो, थीटा की वैल्यू कितनी करो, जीरो कर दो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, तो टो इज इक्वल टू जीरो, मतलब उस पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना होगा, जीरो होगा। वहाँ पे वो स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, वहाँ पे मतलब वो घूमेगा नहीं, वो वैसा का वैसा स्थिर अवस्था में बना रहेगा, ठीक है ना, तो घूमेगा न स्थानांतरित गति करेगा, स्थानांतरित गति तो करेगा ही नहीं, एक समान विद्युत क्षेत्र चाहे किसी भी एंगल पे रखो, हाँ घूमेगा भी नहीं इस बार। इसके बाद में सेकेंड केस, थीटा इज इक्वल टू 90 कर देते हैं, तो टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी, मतलब मैक्स, ये जो बल आघूर्ण लगेगा टो इज इक्वल टू पी ई, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब ये परिवर्तित नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, अधिकतम मान प्राप्त होगा। ऐसे रखा हुआ है, इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, तो अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा उस पर। उसके बाद में थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180 कर देते हैं। जैसे आप 180 करेंगे, 180 करने का मतलब क्या है, उल्टा रख देना, प्लस क्यू इधर रख देना और माइनस क्यू इधर रख देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो टो इज इक्वल टू पी साइन 180, साइन 180 का मान कितना होता है भाई, जीरो, तो टाउ इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब इस समय भी यहाँ पे मान जीरो प्राप्त हुआ, यहाँ पे जीरो प्राप्त हुआ, लेकिन ये वाली अवस्था होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, ये अस्थायी होती है। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये यहाँ पे कंपन करने लग जाएगा, और यदि ज़्यादा हिला डुला देंगे इस प्रकार से ऐसे तो ये घूम के ऐसे भी आ सकता है, तो ये अस्थायी है, फिक्स नहीं है। लेकिन वो वाली है जो फर्स्ट केस वाली, वो स्थायी है, आप उसको कितना भी हिलाए डुलाएं वो वैसे ही आके रुकना है लास्ट में जाके, इसलिए उसको अपन ने ये नेम दिया स्थायी संतुलन अवस्था और इसको नाम दिया अस्थायी संतुलन अवस्था, ठीक है। ओके, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक नोट की बात करते हैं। यदि ये जो आप ऐसा कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यदि असमान में रखा हुआ होता तो ही ये मान लीजिए ऐसे, और यहाँ ऊपर की साइड में विद्युत क्षेत्र कुछ ज़्यादा है, या नीचे कर लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ विद्युत क्षेत्र कम है और डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, इस पे लगने वाला बल इधर क्यों ही, इधर माइनस क्यों ही, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1 है और इसको मान लेता हूँ E2 है, यहाँ E2 है, तो अलग अलग है ना, डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगने वाले बल का मान जीरो होगा क्या, बताइए, सोचिए, देख बल का मान यहाँ पे जीरो होगा कि जैसे अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर वहाँ पे देखा वहाँ बल जीरो हो गया, यहाँ जीरो नहीं होगा भैया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E1 आ रहा है और ये E2 आ रहा है, इस E2 की वैल्यू कम है और E1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो बल का मान जीरो नहीं होगा। बल का मान जीरो नहीं होगा तो जब बल लग रखा होता है किसी वस्तु पर तो वो क्या करती है, गति करती है, और गति तो करती है, साथ में क्या होना चाहिए, त्वरित गति होनी चाहिए। मतलब त्वरित गति होने किस साइड में चाहिए, जिस साइड में अधिक परिमाण का बल लग रहा है। अधिक परिमाण का बल किस ओर लग रहा है, जिस साइड में अधिक विद्युत क्षेत्र लग रहा है। अधिक विद्युत क्षेत्र किधर लग रहा है, जिस साइड में बल रेखाएं पास पास में, बल रेखाएं पास पास में यहाँ है, तो इधर जाएगा ये वाला बी और ए बी इधर ही होगा, ठीक है। यदि यहाँ ज़्यादा पास में होता, पास में विद्युत क्षेत्र यहाँ ज़्यादा होता, इधर ज़्यादा होता तो इधर चला जाता, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी अपन किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं और आप ऐसे कहते हैं कि किसी वस्तु पे बल लग रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वहाँ पे वह वस्तु त्वरित गति करती है। बल्कि डेफिनेशन ही यही होती है कि जब भी अपन किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तब या तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन लाती है या वह त्वरित गति करती है,
ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब पहले 0 स्पीड, उसके बाद 1 2 3 जो भी, और उसके बाद में कंटिन्यू इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके, ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ओके बाय।